वही स्फेरिकल वेव फ्रंट जब इतना ट्रैवल करके हमारे पास आ रही है, that becomes, we can assume that it is a planar. Okay? अब देखो, what is the main term difference between the spherical and the planar wave fronts? Spherical मतलब वो उसकी वेव फ्रंट्स जो है वो डाइवर्जिंग होगी, मतलब पहले ऐसे स्फीयर, फिर और बड़ा स्फीयर, फिर और बड़ा स्फीयर। अब जब स्फीयर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, तभी तो वो बहुत दूर जाके प्लेन दिख रहा है। अगर इतना बड़ा सा स्फीयर है और उसके आप इतने छोटे से पार्ट को देख रही हो, मान लो ये बहुत बड़ा सा स्फीयर है, उसके एक छोटे से पार्ट को आप देख रही हो, तो आपको वो उतने छोटे से पार्ट तो आपको प्लेन लगेगा, बट अल्टीमेटली है तो वो स्फीयर ना। हाँ, तो मतलब वो डाइवर्ज कर रही है, और वो कैसे डाइवर्ज कर रही है? रेडियली डाइवर्ज कर रही है। अब रेडियली डाइवर्ज करना का मतलब क्या है? 1/r डिपेंडेंस। और दूसरी बात है, वो 1/r डिपेंडेंस को सेटिस्फाई करेगी तभी उसकी जो एनर्जी फ्लो होगी वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अगर होता है तो वो 1/r स्क्वायर में उसकी एनर्जी डाइवर्ज करे, मतलब फ्लो आउट होगा। पॉइंटिंग वेक्टर को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, सब कुछ सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो प्लेन वेव और स्फेरिकल वेव में वेव फ्रंट में जो डिफरेंस होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा t, वो दोनों के लिए कॉमन है, बट यहाँ पे डिवाइडेड बाय r फैक्टर हो जाता है। हाँ, ठीक है, that is the basic difference between the plane wave, spherical wave, and how this spherical wave is looking, I mean after going through far distances you get it as a plane because you are looking just only a small portion of the sphere, क्योंकि वो डाइवर्स करती रही है, करती जा रही है। अब इतनी, दिस इज आल्सो ट्रू फॉर इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटम मैकेनिकली आप वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेव ले लो, वहां पे आप वेव फंक्शन को देख लो, प्लॉट करना, वहां के वेव फंक्शन को देखना, साउंड की वेव फंक्शन को देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड्स की पैटर्न को देखना, सब आपको सेम दिखेगा, सारे पैटर्न्स आर सेम, बिकॉज बेसिकली दे आर बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल्स। ठीक है? हाँ, तो अभी आप ये बताओ मुझे, रेले की अप्रोच में रॉन्ग, मतलब व्हाट वाज द रॉन्ग अप्रोच दैट वाज डन बाय रेले, ये बताओ आप। उनका जो एक्सपेरिमेंट अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ फिनोमेना आ गया था। नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दैट, वो भी मैं आपसे पूछूंगी। आई एम आस्किंग हाउ द कैलकुलेशंस वाज डन बाय रेले एंड व्हाट इज द मिस्टेक इन द कैलकुलेशन दैट वाज गिविंग दिस कैटास्ट्रोफी। जो एवरेज एनर्जी थी एच न्यू ऑर्डर में आई थी। हाँ, एक्चुअली उनका जो मेन अप्रोच था वो ये था, इन्होंने एटम्स को एज ए ऑसिलेटर माना था, बट क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर मान लिया था। तो उन्होंने जो एनर्जी लिया था वो कंटिन्यूअस हार्मोनिक ऑसिलेटर एनर्जी ले लिया था। कैन यू गेट इट? यस मैम। अब ये बताओ, ये आपको पूछ भी सकते हैं, ये ज्यादा डीप क्वेश्चन है कि रेले ने क्यों एटम्स को एज ए ऑसिलेटर लिया था? मतलब बेसिकली करेंगे रफली तो ये कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे, और इधर भी फिर इसी तरीके से आएगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, अब x की वैल्यू बढ़ चुकी है क्योंकि x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। साइन तो हमारा 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन x इंफिनिट तक बढ़ रहा है। तो जब x बढ़ेगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे था वो -1 था, लेकिन पहले 1 से जब x का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो वैल्यू हमारी यहीं तक पहुंची, लेकिन अब जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वैल्यू थोड़ी 1 से ज्यादा जाएगी। तो ये नीचे जो इंक्रीज करेगा वो 1 की बजाय कुछ और एक्स्ट्रा वैल्यू पे पहुंचेगा, और नेक्स्ट टाइम जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो और एक्स्ट्रा वैल्यू पे। तो बेसिकली ये इस तरीके से आपको ग्राफ दिखने वाला है। ये आप समझ पा रहे हैं? मींस ये कंटिन्यूअसली यहां से इंक्रीज होता जा रहा है, और जैसा मैंने इस ओरिजिन के राइट हैंड साइड में बनाया है वैसा ही ग्राफ आप इसको लेफ्ट साइड में बना सकते हैं। ये क्लियर है? ओके।
ओके अगर मैं इसको आपको एग्जैक्ट ग्राफ दिखाऊं कि ग्राफ एग्जैक्टली कैसा आने वाला है, तो वो आपको इस तरीके से दिखेगा। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x sin x, तो ये आपको ग्राफ दिख रहा है। Yes, sir. तो ये इस तरीके से कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है और ये y एक्सिस के राइट हैंड साइड और y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में सिमेट्रिक है। Symmetric. ओके अब अगर सर, आपको यदि ड्रॉ इस करना हो, हाँ बोलिए। सर जैसे कि एक तरीके से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकाल के सॉल्व करते हैं। हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन इसके मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट्स इनफाइनाइट आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पे एक सर, वही मिनिमम पॉइंट प्रॉब्लम हो फिर, रही है। तो इसीलिए आपको वो ना निकाल के आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि मुझे साइन का ग्राफ भी पता है, मुझे एक्स का ग्राफ भी पता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो वो किस तरीके से विजुलाइज होना चाहिए, तो वो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। ओके ओके तो अब अभी हमने क्या किया, इसमें x में साइन का मल्टीप्लाई किया तो x sin x का ड्रॉ किया। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बजाय डिवीजन करें, मींस हमारा ग्राफ हो जाए fx इक्वल्स टू sin x डिवाइडेड बाय x, ये कैसा दिखेगा, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं इसी तरीके से। सर, ये x की वैल्यू जैसे इंक्रीज होगी तो जो ग्राफ है वो उसकी वैल्यू लोअर देन 1 होती चल जाएगी। करेक्ट, ग्राफ का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होगा इस केस में। तो सबसे पहले तो हमें सिमेट्री देखनी है, तो ये किन दो किस साइड में सिमेट्रिक होगा, तो बेसिकली ये फिर से इवन फंक्शन ही है। आप अगर दो ऑड फंक्शंस का मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो वो हमेशा इवन ही देता है आपको, तो ये आपका इवन फंक्शन है और ये y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। अब आपको देखना होगा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 पे क्या होगी। अब 0 पे अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे 0 रखोगे तो ये साइन 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म आ रही है। तो आपको पहले लिमिट सॉल्व करनी होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x, और इसमें आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो, तो ये आपको 1 मिल जाएगा। तो मींस इसकी 1 0 पर वैल्यू 1 होगी और उसके बाद वो वैल्यू धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, 1 से कम, और कर्व तो साइन की तरह ही आएगा, बस एम्पलीट्यूड कम होता दिखेगा। तो इसको मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको कैंसिल करते हैं। इस तरीके से आपको ये दिखने वाला है, देख पा रहे हैं आप इसको। यहाँ पे इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, फिर धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और ये इनफाइनाइट पे जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर आप करेंगे तो वो आपका फंक्शन 0 की तरफ टेंड करेगा। इस फंक्शन को एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, sin cs। sin cs, इसको सिंक फंक्शन बोला जाता है। लेकिन ये एग्जैक्टली सिंक नहीं है, सिंक को अगर हम डिफाइन करें तो ये sin पाई एक्स बाई पाई एक्स होता है। पाई का टर्म इसमें मिसिंग है, लेकिन नेचर एग्जैक्टली वही आ रहा है। क्लियर है आपको? ओके अभी हम कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ड्रॉ करना है f(x) इक्वल्स टू e टू द पावर x, कैसा दिखेगा? माइनस इन्फिनिटी माइनस x डायरेक्शन में 0 की तरफ टेंड करेगा। x जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब ये 0 की तरफ फ्लाई करेगा, तो मींस यहाँ से कुछ स्टार्ट होना चाहिए, और जब x हमारा 0 होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मींस ये y एक्सिस को यहाँ पे कट करना चाहिए एट 0,1 प्लस इन्फिनिटी, और जब हमारा x इन्फिनिटी जाएगा तो ये फिर से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब अगर इसमें e टू द पावर x की बजाय आप इसको e टू द पावर -x कर देंगे, तब कैसा ग्राफ आएगा?
सर ये प्लस इंफिनिटी पे 0 की तरफ जाएगा। सर ये जस्ट अपोजिट होगा इसका रिफ्लेक्शन। किस राइट y आप एक्सिस इसका रिफ्लेक्शन लेंगे y एक्सिस में या x एक्सिस में? y एक्सिस y एक्सिस में, राइट। जब आपका x इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा, और जब x माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो राइट, तो और लेकिन अभी भी 0 पर तो इसकी वैल्यू 1 ही रहने वाली है, 1 ही है। तो यहीं से पास करेगा और ये कुछ इस तरीके से जाएगा। करेक्ट? यस सर। ओके, अब इसी में अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं fx माइनस e टू दी पावर x, तो कैसा आपको आएगा ये ग्राफ? हमने क्या किया, फंक्शन में बस एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर ये x एक्सिस x एक्सिस मतलब ये लोअर